जैसे कि आप लोगों को पता है पहला मॉड्यूल कम्युनिकेटिव इंग्लिश का खत्म हो चुका है, तो बहुत सारे क्वेरीज आ रहा है कि मैम ऐसा एक वीडियो बनाइए ना जो एक वीडियो में सारा चीज कवर हो जाए और सारा चीज समझ में आ जाए। तो आप सभी लोगों का डिमांड के लिए मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें कि हर चीज का, फर्स्ट मॉड्यूल का हर चीज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और एक वीडियो में आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल पहले कवर अप करना है और ये रिवीजन क्लास है दोस्तों। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज मनीषा, योर कम्युनिकेशन कोच, वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो। ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, व्हाई कम्युनिकेटिव इंग्लिश। सो जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है आपके करियर के लिए, जॉब के लिए, कहीं पे भी जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो, चाहे बोल के हो, लिख के हो, तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाई कम्युनिकेटिव इंग्लिश। जैसे कि आप लोगों को पता है इंग्लिश को इंटरनेशनल यूनिवर्सल कॉमन लैंग्वेज बोला जाता है, इसीलिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ना कि हमें पूरी दुनिया को सीखना पड़ता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। बिकॉज आजकल के जमाने में हम यहाँ पे घर पे बैठ के पूरी दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। तो आप जहाँ पे भी जॉब ज्वाइन करोगे, जहाँ पे भी जो कुछ भी करोगे गाइस, आप लोगों को इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी और कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। आई होप ये मैसेज आप लोगों के लिए क्लियर हो। दूसरा सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप लोगों को जैसे पता है गाइस, हर चीज में जैसे कि आप लोगों को पता है हर चीज करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ भी करो, लिख के हो, बोल के हो, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है और वो भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश जो है हर चीज में जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, आपके बुक्स के लैंग्वेज इंग्लिश में हो गया, आपके कंप्यूटर में लैंग्वेज इंग्लिश में हो गया, लाइब्रेरी का लैंग्वेज इंग्लिश में हो गया। कुछ भी करो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर लाइफ। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स क्या क्या है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कम्युनिकेशन हमारे बॉडी की तरह एक बॉडी है जिसका भी एक पहचान है। तो कम्युनिकेशन का पहचान पहले बता दो, फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स डिस्कशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कम्युनिकेयर वर्ड से लाया गया है, जिसका मतलब है शेयर करना। क्या शेयर करना? Sharing of ideas, thoughts, feelings, messages with one another is called as communication. तो communication क्या है? हम अपन एक दूसरे के साथ भावनाओं का आदान प्रदान करना, मैसेज शेयर करना, थॉट शेयर करना, कुछ भी शेयर करना को बोला जाता है कम्युनिकेशन। और कहाँ से लाई गई है ये वर्ड कम्युनिकेशन? कम्युनिकेयर वर्ड से लाया गया है। और वो कम्युनिकेयर जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड है और लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। फिर से रिपीट करूं, लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है द वर्ड कम्युनिकेयर, और जिससे कि कम्युनिकेशन वर्ड लाया गया है, जिसका मतलब है शेयर करना, भावनाओं का आदान प्रदान करना। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिकेशन। लेट अस नाउ डिस्कस द मेजर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर, रिसीवर, टॉपिक, मैसेज, चैनल, फिल्टर, बैरियर, कॉन्टेक्स्ट। These are the major elements of communication guys. Let us discuss one by one in detail. First most important element of communication is sender. Guys ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में। अगर आप इसको समझ पाते हो तो आप 2 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हो, 5 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हो या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हो। तो सेंडर का मतलब क्या है? सेंडर इज द इनिशिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर जो है कम्युनिकेशन का शुरुआत करता है, इसीलिए उसको इनिशिएटर बोला जाता है। तो सेंडर क्या है? द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ सेंडर हु वांट्स टू
who wants to share some messages, some information, some thoughts, feelings with you guys. That is why sender is a sender who initiates the communication. Number 2, receiver. Receiver plays a vital role in communication process. क्यों बताओ? क्योंकि रिसीवर के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा. ऐसा हो सकता है क्या कोई बोलता रहे और उसको सुनने के लिए कोई ना हो? जैसे कि मैं बोलते जा रही हूं, अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो ये कम्युनिकेशन का कोई मतलब है ही नहीं, राइट? सो रिसीवर प्लेस अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो रिसीवर कौन है? रिसीवर का फंक्शन क्या है? द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज अ रिसीवर. एंड व्हाट आर द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ रिसीवर? देयर आर 3 डिफरेंट important functionalities of a receiver. The person who receives the message and understands the message and decodes the message is a receiver. समझाती हूं, आप मैसेज को रिसीव करोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि सेंडर क्या बोलना चाहता है और उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और प्रॉपर रिप्लाई देना, ये रिसीवर का काम है दोस्तों. रिसीवर के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. दैट इज व्हाई रिसीवर इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. Let us now discuss topic. What exactly a topic is? Topic plays a vital role in communication process. अगर मुद्दा ना हो, टॉपिक मतलब है मुद्दा, अगर मुद्दा ना हो, आपको लगता है कि सेंडर और रिसीवर में कुछ बातचीत हो पाएगा? जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अभी बात कर रही हूं और आपको पता है मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो यहाँ पे टॉपिक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश दोस्तों. तो टॉपिक के बिना रिसीवर और सेंडर में रिलेशन ना ही बनेगी, ना ही बातचीत शुरू होगी. सो टॉपिक मीन्स द टॉपिक, the point of discussion on which the communication process is being built between sender and receiver is known as a topic. So let us understand what is message or what are messages. Messages are the subset or the documents related to a topic. मतलब सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे अभी कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो है टॉपिक, और जो भी मैसेजेस मैं आप लोगों को दे रही हूँ विच इज रिलेटेड टू द टॉपिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश. सो द documents, the information related to topic is known as a message. I hope the message is all clear, guys. So after that there is a channel required to communicate between a sender and receiver. Sender और receiver के बीच में जो मैसेज आदान प्रदान करता है उसको बोला जाता है चैनल. चैनल जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो सेंडर और रिसीवर को जुड़े रखता है. जैसे कि कुछ भी हो सकता है गाइस, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो लेटर इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो फोन है चैनल. अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हो तो व्हाट्सएप है चैनल. फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो तो फेसबुक है चैनल. अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो चैनल क्या होगा? एयर इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज का आदान प्रदान करता है उसको बोला जाता है चैनल, गाइस. आई होप द मैसेज इज ऑल क्लियर. लेट अस मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज बैरियर? बैरियर इज द अननेसेसरी element of communication, but still it is inevitable because we cannot avoid a barrier in communication process. That is why it is just like a ghost of communication. Wherever you go, whatever you do, barrier will be there. You cannot avoid that. But as a human being, our responsibility is to remove the barrier from the communication process and make it an effective communication. That is how barrier is important. Let us discuss barrier. Any obstacle or any noise in a communication process is known as a barrier. भावनाओं का आदान प्रदान करने में कोई भी अगर ऑब्स्टकल या फिर कोई भी अगर नॉइस क्रिएट होता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है तो उसको भी बैरियर बोला जाता है दोस्तों. अगर मैं वीडियो बनाते टाइम मुझे कोई अगर फोन करेगा या फिर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी, वो भी एक बैरियर है. तो बातचीत करने में कोई भी अगर ऑब्स्टकल नॉइस क्रिएट होता है उसको बैरियर बोला जाता है और हमारा काम है फिल्टर लगा के इस बैरियर को फ्री करना. तो अभी बात करते हैं व्हाट इज फिल्टर. फिल्टर, जैसे कि आप लोग जानते हो, हर चीज को फिल्ट्रेशन करने के लिए, हर चीज को शुद्ध बनाने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं. वैसे ही कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुद्ध बनाने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस को बैरियर फ्री बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं. फिल्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर टेक्निकल ग्लिच हो रहा है तो मुझे नेटवर्क के एरिया में जाना है और अगर कैमरा का प्रॉब्लम है या फिर लाइट का प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे लाइट आ रहा हो, जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो. फिल्टर मतलब बैरियर को हटाने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसको फिल्टर बोला जाता है दोस्तों. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? ये बॉर्डर ऑफ कम्युनिकेशन है. मतलब कम्युनिकेशन का ब्यूटी को एनहांस करने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट. मतलब कौन से जगह में, किस मुद्दे में कौन कौन थे, मौकाए वारदात पर क्या क्या हुआ था, हर चीज को वर्णन करना बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट.
कॉन्टेक्स्ट का मतलब है द एंटायर बॉर्डर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि एक पिक्चर को और भी सुंदर बनाने के लिए उसमें हम एक अच्छा सा बॉर्डर लगाते हैं, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बॉर्डर। विद दैट elements of communication question is done, guys. Let us next discuss the processes of communication. What are the basic and major processes of communication? जैसे कि आप लोगों को पता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 5 स्टेप जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन को अगर एक बॉडी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बॉडी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि हाथ से हम खाना खाएंगे, मुंह से चबाएंगे और फूड पाइप से वो नीचे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से वो प्रोसेसिंग होगा और एनएस के थ्रू निकलेगा। सिमिलरली कम्युनिकेशन भी होने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। और ये प्रोसेस में 5 स्टेप इन्वॉल्व है और ये फॉर श्योर आपको शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला स्टेप है आइडिएशन। जब सेंडर को कुछ बोलने की सोच आए, जब सोच आए और आइडिया दिमाग में हो, उसको बोला जाता है आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब है आइडिया का पैदा होना सेंडर के दिमाग में, और जब सेंडर के दिमाग में लड्डू फूटे कि मुझे कुछ बोलना है, उसको बोला जाता है आइडिएशन, गाइस। तो आइडिएशन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। जब आइडिया कन्वर्ट होता है एक लैंग्वेज में, वो प्रोसेस को बोला जाता है एनकोडिंग। और एनकोडिंग का मतलब क्या है? एनकोडिंग का मतलब है ट्रांसलेटिंग द आइडियाज इनटू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नोन एज सेंडर, एंड एनकोडिंग हमेशा एक सेंडर ही करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एनकोडिंग, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नंबर 3 इज चैनलाइजेशन। जैसे कि सेंडर का मैसेज ऑलरेडी बन गया, वो एक चैनल ढूंढेगा जिसके दौरान वो रिसीवर के पास मैसेज पहुंचाएगा, उसको बोला जाता है चैनलाइजेशन। जैसे कि मान लो कि मेरे पास अभी कंटेंट है, मैं तुम लोगों को कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ और यूट्यूब के दौरान मैं आप लोगों के पास मैसेज पहुंचा रही हूँ, तो यूट्यूब हो गया हम लोगों का जरिया, बातचीत करने का जरिया, जिसमें कि मैं चैनलाइज करके अपना मैसेज तुम लोगों के पास पहुंचाती हूँ। तो ये हो गया, इस प्रक्रिया को बोला जाता है चैनलाइजेशन। नेक्स्ट कम्स टू डिकोडिंग। डिकोडिंग इज ऑलवेज बीइंग डन बाय रिसीवर। रिसीवर जब मैसेज लेता है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि सेंडर क्या बोलना चाहता है, फिर उसके बाद उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करना पड़ता है और उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब रिसीवर अंडरस्टैंड करने के बाद एक मैसेज को अपने हिसाब से रूप देता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है डिकोडिंग। और जब डिकोडिंग होता है तो फिर से वो एक मैसेज लिखता है सेंडर को कि मुझे समझ में आया और ये मेरा डाउट्स है। जब रिसीवर के तरफ से मैसेज या फिर रिसीवर के तरफ से रिप्लाई आता है सेंडर के पास, उस प्रक्रिया को बोला जाता है फीडबैक, गाइस। फीडबैक प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोथ इन एलिमेंट एंड प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीडबैक जो प्रक्रिया है वो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक का मतलब है अ रिप्लाई, अ सुइटेबल रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर्स एंड, थ्रू दैट the sender will understand the message which is being conveyed by the sender is properly understood by the receiver। इसका मतलब है फीडबैक से, रिप्लाई से पता चलता है सेंडर को जो मैसेज मैंने दिया था रिसीवर के पास, मैंने जैसे भेजा था वैसे ही पहुंचा और उसको वैसे ही समझ में आया। तो ये हो गया आप लोगों का 5 प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कशन करने से पहले एक चीज और डिस्कशन करते हैं गाइस, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। हम बातचीत ही करना क्यों चाहते हैं? जैसे कि हम लोगों को पता है कि बातचीत करते टाइम ऑब्स्टेकल आता ही रहता है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमको मिला है ज्ञान के दौरान हम उस बैरियर को हटाएंगे और हटा के आगे उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव जो है, कम्युनिकेशन का मॉडल जो है वो 2 वे हमेशा होना चाहिए। 1 वे is not effective communication, 2-way communication is the most effective way of communication. I hope the message is all clear. अभी एक करके हर एक बैरियर को डिस्कशन करते हैं और उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वो भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर है लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि आप लोगों को पता है, सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे अगर पूरा इंग्लिश में पढ़ाती तो कुछ बच्चों को है इंग्लिश पूरा जो है मैसेज जो है वो समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ कि सबको मैसेज समझ में आए। लेकिन अगर जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों पता ना हो, ये मैसेज उन लोगों के लिए
वैल्यूलेस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो रहा है। तो कुछ भी मैसेज देने से पहले हमको ये पता लगाना है कि जो लैंग्वेज हम चूज कर रहे हैं वो सही लैंग्वेज है कि नहीं, सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं, वो सोच के हमें मैसेज जो है वो पहुंचाना पड़ता है। अगर आप कोई भी डिस्कशन या बातचीत कर रहे हो और वो लैंग्वेज दूसरे को या फिर रिसीवर को समझ में नहीं आता है, तो वो बैरियर को बोला जाता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का और एक बैरियर भी है, सबसेट ऑफ लैंग्वेज बैरियर, जिसको बोला जाता है सेमेंटिक बैरियर। और ये सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो क्या है ये सेमेंटिक बैरियर, आइए समझते हैं। सेमेंटिक बैरियर का मतलब है एक लैंग्वेज जानते हुए भी, वो लैंग्वेज अगर आपका मदर टंग ना हो, कुछ कुछ ऐसे कोलोक्वियल वर्ड्स होते हैं। कोलोक्वियल वर्ड्स का मतलब है लोकल वर्ड्स। कुछ ऐसा लोकल वर्ड्स और मदर टंग वर्ड्स होते हैं जिससे कि आपको लैंग्वेज पता होते हुए भी वो वाला वर्ड्स आपको पता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं उड़ीसा से हूं और मुझे हिंदी अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर मैं कोई भी नॉर्थ इंडियन के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, वो लोग अगर हमें पूछते हैं कि मैडम ठेकुआ खाइएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा। हम क्या बोलेंगे कि दिमाग खराब हो गया है, ठेकुआ भी कोई खाने वाला चीज है। इसका मतलब है हमारे ओडिया लैंग्वेज में ठेकुआ का मतलब है रैबिट, और बिहार में ठेकुआ का मतलब है एक स्वीट डिश। ठीक है, अगर मैं बिहार जाती हूँ और बिहार में मुझे कोई बोलता है कि ठेकुआ खा लीजिए, तो वो मुझे ऑड ही लगेगा, है ना दोस्तों। उसको बोला जाता है सेमेंटिक बैरियर। यहाँ पे मैं और एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। सपोज आप लोग साउथ इंडिया में जाते हो, साउथ इंडिया में रैंडी का मतलब जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, whereas in other states of our country this particular word is being used as vulgar word, isn't it? Yes, even though the language is known to you or unknown to you, the word itself are being used in different areas and different meaning. तो अगर आप साउथ इंडिया जाते हो और ये वर्ड आपको सुनाई देता है तो आप बहुत ऑफेंसिव और वियर्ड फील करोगे, वेरस हमारे तरफ ये वाला वर्ड जो है बहुत डिसरेस्पेक्टफुल और वल्गर वर्ड जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर गाइस। तो हम बातचीत करते हुए हर कल्चर को जान के क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ सेमेंटिक बैरियर। और सेमेंटिक बैरियर में एक लैंग्वेज जानते हुए भी आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हो लोगों के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बैरियर जो है वो है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? कोई भी फिजिकली डिसेबिलिटी अगर कम्युनिकेशन में बाधा आती है तो उसको बोला जाता है आप लोगों का फिजिकल बैरियर। जैसे कि मान लो कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड हैव 2 years प्रॉपरली फंक्शनल। अगर आपका एक काम नहीं कर रहा है तो जितना सुनना चाहिए आपको उतना सुनने के लिए नहीं मिलेगा, वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। तो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर बॉडी और एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी रिलेटेड टू आवर बॉडी विच विल क्रिएट हिंड्रेंसेस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन को, ये बाधा को बोला जाता है फिजिकल बैरियर गाइस। और इसके लिए अगर हम मेडिकल का सहायता ले सकते हैं तो हमें कुछ मतलब जो है हमारे लिए कम्युनिकेशन में जो बाधा है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे कि आप कान में कोई मशीन लगा लो जो कि आपको ज्यादा सुनाई देगा, काइंड ऑफ दैट। ओके, आई होप द मैसेज इज ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल बैरियर गाइस। कल्चरल बैरियर का मतलब है सपोज मान लो कि मैं एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ, दूसरे स्टेट में जाऊंगी, अगर वो तुरंत ही अपना स्टेट का कल्चर मुझे सुनाने लगे वो थोड़ा वियर्ड लग जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो वो बैरियर क्रिएट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आप एक मूवी में आया था, आप लोग देखे ही होंगे, कौन सा वो मूवी है आमिर खान का, आप थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों को कल्चर के हिसाब से ड्रेस पहनाने के बाद लोग गेस करने लगते हैं कि हाँ इनका धर्म ये है, उनका धर्म ये है। आप कमेंट करके जरूर बताना कौन से मूवी में ऐसे हुआ था। वो आमिर खान का एक मूवी है, बहुत फेमस हुआ था वो मूवी। तो ये हो गया कल्चरल बैरियर। जैसे कि अगर आप एक हिंदू मैरिज में जाते हो तो आपको सब कलरफुल ड्रेसेस में मिलेंगे, ज्यादातर बहू जो है वो आपको रेड ड्रेस में मिलेगी, है ना। अगर आप एक साइमल्टेनियसली अगर आप एक क्रिश्चियन मैरिज में जाते हो तो वही सेम बहू व्हाइट कलर ड्रेस में मिलेगी, जो हिंदू कल्चर में अपशकुन माना जाता है। और हिंदू कल्चर में व्हाइट कलर रेफर्स टू डेथ, बट whereas in Christian culture white color refers to peace, blessings और एक सेक्रेड कलर है उन लोगों के लिए, है ना गाइस। जैसे कि हम हिंदू मानते हैं ब्लैक कलर जो है वो डेविलिश कलर होता है या फिर एक
व्हाट आई कैन से ब्लैक मैजिक का कलर होता है। इन द सेम टाइम अगर आप मुस्लिम कल्चर में जाओ तो ब्लैक कलर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेड कलर इन देयर कल्चर। तो इसको बोला जाता है कल्चरल बैरियर्स। अगर आप तुरंत ही कोई दूसरे कल्चर में जाओ, अगर वो चीज आपको बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि गाइज, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो और आप साउथ इंडिया में आ रहे हो तो हमारे यहाँ पे एक चीज होता है माणवसा गुरुवार। अगर मैं ये चीज आपको बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना गाइज, क्योंकि ये हमारे कल्चर से है, वो आपके कल्चर से है। अगर मान लो कि अगर मुझे कोई बोलता है गुड़ी पड़वा तो मुझे समझ में नहीं आता है। ये वर्ड आजकल फेमस हुआ है लेकिन ये कल्चर का पार्ट है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता। इसको बोला जाता है कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट कम्स टू साइकोलॉजिकल बैरियर गाइस। साइकोलॉजिकल बैरियर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैरियर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता है तो 80% ज्यादातर साइकोलॉजिकल बैरियर के वजह से ही होता है। तो क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर? एनी बैरियर related to your mind, related to your thoughts, related to your feelings is known as psychological barrier. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के लाइफ में है। क्लास करना सबको आजकल बोरिंग लगता है, लेकिन अगर रील्स चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ तो बहुत मजा आता है, लेकिन वो टाइम अगर क्लास में दो तो आप बोरिंग फील करते हो और क्लास में होते हुए भी आप क्लास में नहीं होते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप दे सकते हो बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट गाइस। सो दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर इज द सबसेट ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर आप इमोशनली डिप्रेस्ड हो या फिर कोई तनाव है आपके दिमाग में तो आप एक काम करते हुए भी दूसरा चीज सोच रहे होंगे। इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है इमोशनल बैरियर गाइस, जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर क्या है दोस्तों? जेंडर को देख के अगर कोई भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है जेंडर बैरियर। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले ऐसा होता था कि सेल्स जॉब, मार्केटिंग जॉब जो होता था वो सिर्फ लड़कों के लिए होता था, लड़कियों को मौका नहीं मिलता था। वो एक जेंडर बैरियर है दोस्तों। लेकिन आजकल due to education, due to modernization, people are changing day by day, people are changing gradually. So nowadays we are using bias free communication. That is why सेल्समैन को बदल के सेल्स पर्सन बना दिया गया है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बैरियर जो है आजकल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल हो या फिर होने वाले हो, जॉब करने वाले हो, आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जेंडर बैरियर को बढ़ावा ना दो। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या है मैं समझा देती हूँ, वो आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा जब आप जॉब करोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो जो होता है वो वर्टिकल होता है, या फिर टॉप टू बटन या फिर बॉटम टू टॉप। जो कम्युनिकेशन होता है इधर स्टेप बाय स्टेप, उसको हायरार्किकल स्टेप बोला जाता है, हायरार्किकल फ्लो बोला जाता है। जो कम्युनिकेशन जो है इधर टॉप टू बटन होता है या फिर बॉटम टू टॉप होता है। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है या फिर मैसेज मैनिपुलेशन होता है दोस्तों। उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसके लिए आपको बहुत सारा समय लगता है फिल्टर लगाने के लिए और उसे उभरने के लिए। तो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर गाइस। दिस इज ऑल अबाउट बैरियर गाइस। बैरियर जो है वो इनएविटेबल है। अगर आप इंसान हो तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट किया जाए और उसका प्रॉपर सल्यूशन दिया जाए उसको बोला जाता है बैरियर इन कम्युनिकेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव वन। तो ये हो गया आप लोगों का बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो अभी हम डिस्कस करते हैं हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द बैरियर। हम बैरियर को कैसे ओवरकम करें, मतलब बैरियर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो बैरियर को छुटकारा पाने के लिए हमें पहले तो ये है कि फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बैरियर है कहाँ, या ये एक लैंग्वेज बैरियर है या फिजिकल बैरियर है या साइकोलॉजिकल बैरियर है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है या फिर जेंडर बैरियर है या कल्चरल बैरियर है। तो पहले हमें ढूंढना है कि कौन सा बैरियर है। वो बैरियर को ढूंढ के हम उसको प्रॉपरली एड्रेस करके उससे ओवरकम हो सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर अगर हुआ तो लैंग्वेज बैरियर में हम एक ट्रांसलेटर रख सकते हैं या फिर कोई चीज का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करके हम उनको बोल सकते हैं या फिर किसी दूसरे का हेल्प ले सकते हैं या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज हमेशा याद रखना, एक कम्युनिकेशन का हमारे लाइफ में सबका एम है कि कैसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन किया जाए या फिर अपने आप को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया जाए।
तो अगर आप अपने आप को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे बैरियर है और उसको कैसे रिमूव किया जाए या फिर उसको कैसे एड्रेस किया जाए। उसके साथ साथ हम बैरियर एंड ओवरकमिंग ऑफ बैरियर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार से हम बातचीत करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो गाइस वो दो प्रकार का होता है, एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये जो दो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा गाइस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि फर्स्ट मॉड्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जब भी बात करते हैं दो प्रकार से ही बात करते हैं। पहला हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन के साथ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है और उसका क्या क्या कंपोनेंट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है गाइस जब हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके हम दूसरों के साथ बात करते हैं, अपने आप को बयान करते हैं, तो उसको बोला जाता है verbal communication. When in a communication a language is being used or the words are being used to express our thoughts, feelings, messages, information with one another is known as verbal communication. तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और वो दो प्रकार से होता है। वर्बल कम्युनिकेशन अगेन इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। या फिर हम बोल के बात करते हैं या फिर हम लिख के बात करते हैं। तो जब हम बोल के बात करते हैं उसको ओरल वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है, जब हम लिख के बात करते हैं उसको रिटन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। वर्बल ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल दो तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपका लेक्चर हो गया, अगर आप किसी से बातचीत करते हो वो हो गया, आपका डिबेट हो गया, स्पीच हो गया, कोई भी चीज अगर आप मुंह से जुबान से बयान करते हो तो उसको बोला जाता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो इसमें हमें मास्टरी भी करना है अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम लिख के कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिख के दूसरों के साथ बात करते हैं उसको रिटन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नोट्स हो गया, आपका बुक हो गया, आपका कॉपी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेज्यूमे हो गया, मेल हो गया, इसमें हम दूसरों के साथ लिख के बात करते हैं और एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। आइए अभी बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो उल्टा है वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक भाषा या फिर शब्दों का इस्तेमाल नहीं की जाती है दोस्तों। तो आप पूछोगे कि कैसे हम फिर अपने आप को बयान करेंगे। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट काइंड ऑफ communication. Non-verbal communication is that type of communication where a language is not being used to communicate our thoughts, ideas, feelings and information with one another. तो जब हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है अगेन इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरी। वन इज योर बॉडी लैंग्वेज, साइन, सिंबल और सिग्नल। तो आइए देखते हैं पहला इसका कंपोनेंट जो है क्या है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। एक स्टडी में बोला गया है कि ज्यादातर हम 7% जो है एक लैंग्वेज का और शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं, बाकी जितना भी प्रतिशत बाकी रह गया वो सब हम कैसे बयान करते हैं, अपने आप को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बयान करते हैं। इधर बॉडी लैंग्वेज, साइन, सिम्टम, सिंबल और टोन ऑफ वॉइस, दैट इज द मेजर फैक्टर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ज्यादातर मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है दोस्तों, हमारे पास जुबान होते हुए भी हमारा टोन ऑफ वॉइस बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो आइए जानते हैं एक एक करके डिटेल्स में, है ना दोस्तों। हालांकि फ्यूचर में आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद भी इंटरव्यू के लिए और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। सो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? When we are interacting with people by using our body organs, when or while interacting with others, when we are using our body organs to communicate our messages with others is known as body language. इसका मतलब है जब हम दूसरों से बातचीत करने के लिए अपने बॉडी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है बॉडी लैंग्वेज दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे दूर हूं लेकिन मुझे आप लोगों को एग्जाम के लिए विश करना है, तो अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ, उंगली दिखाती हूँ, मैं थंब दिखाती हूँ, तो आप समझ जाओगे कि मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश कर रही हूँ एग्जाम के लिए।
मैं आपसे दूर हूं, अगर मैं अपना जो पाम है वो शेक कर रही हूं, इसका मतलब है आप समझ जाओगे कि मैं बाहर से दूर से आपको ग्रीट कर रही हूं, हाय गाइस कैसे हो आप लोग, है ना। तो बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज में, बहुत सारे बॉडी मूवमेंट में आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। अगर दूसरों के बॉडी मूवमेंट से अगर आपको मैसेजेस समझ में आती है तो इसको बोला जाता है बॉडी लैंग्वेज गाइस। और बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि हो गया पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, टोन ऑफ वॉइस, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉकिंग स्टाइल, नोडिंग योर हेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। पोस्चर का मतलब है आप खड़े कैसे होते हो, बैठते कैसे हो, आपका पोस्चर सही है कि नहीं, आप सिचुएशन के अनुसार आपका खड़े होना सही है कि नहीं, बैठना सही हो कि नहीं, ये हो गया पोस्चर गाइस। और बॉडी में अगर छोटा छोटा मूवमेंट्स हो रहा है तो उसको बोला जाता है जेस्चर गाइस। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ, उसको बोला जाता है जेस्चर। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है अकॉर्डिंग टू द इमोशन, फेस में जो एक्सप्रेशंस आते हैं उसको बोला जाता है फेशियल एक्सप्रेशन। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्माइली, जैसे कि व्हाट्सएप चलाते टाइम आप स्माइली से दूसरों के साथ बात करते हो, ये हो गया आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आई कांटेक्ट क्या है दोस्तों, दूसरों के साथ बात करते टाइम आपको आंखों से आंखें मिला के बात करना होता है। अगर आप आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करते हो तो उसका भी बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन दूसरों को मैसेज जाता है, जैसे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप एरोगेंट हो, या फिर आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते हो। सो दीज आर द मैसेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर फॉरवर्डिंग टू द रिसीवर इफ यू आर नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ योर रिसीवर गाइस, है ना। यस तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, जैसे कि अगर आपको गुस्सा आता है, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका वॉइस जो है वो ऊपर जाता है, और जब आप दुखी होते हो वॉइस नॉर्मल से कम होता है। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी और ये वाला फ्लक्चुएशन आपके वॉइस में जब आता है इसको बोला जाता है गाइस वॉइस मॉड्यूलेशन। एंड टोनैलिटी, है ना। नोडिंग द हेड, नोडिंग द हेड मतलब अगर आपको कुछ कोई सवाल पूछता है और आप बिना कुछ बोले अपने हेड से जवाब देते हो, जैसे कि हाँ का हाँ, ना का ना, ठीक है। और अगर आप हेड जो है वो नोड करके देते हो, इसको बोला जाता है हेड मूवमेंट्स गाइस। और जब आप जल्दी जल्दी में होते हो तो आपका चलना जो है ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाता है। अगर आप किसी से बातचीत करके चलते हो तो धीरे धीरे आप चलते हो, और आप जब नॉर्मल होते हो तो जैसे आपका चलने का गति है वैसे ही चलते हो। तो आपके वॉकिंग स्टाइल से सामने वाले को पता चल जाता है कि आपके दिमाग में कौन सा इमोशन चल रहा है दोस्तों। तो जाने अनजाने में अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत सारे मैसेजेस दूसरों को दे देते हैं, जो कि देना हम नहीं भी चाहते हैं ना तब भी दे देते हैं। तो इसको बोला जाता है बॉडी लैंग्वेज दोस्तों। हमारी बॉडी हमेशा दूसरों के साथ बात करती है, तो उसमें कंट्रोल लगाने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, तब जाके आगे आप जो बोलना चाहते हो वही बोलोगे, जो नहीं बोलना चाहते हो वो मैसेज डिलीवर ना हो, है ना गाइस। यस एंड साइन एंड सिंबल का मतलब है, सपोज मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको ट्रैफिक दिखी, ट्रैफिक सिग्नल से आपको पता चल जाता है कि आपको रुकना है, जाना है, धीरे धीरे गाड़ी चलाना है, इसको बोला जाता है सिग्नल। और सिग्नल में आपको देख के ही पता लगा लेना होता है कि मैसेज क्या है दोस्तों। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एक क्रॉस सिंबल दिखाई दिया, तो क्रॉस सिंबल से आपको पता चल जाता है इधर वो एक फार्मेसी है या फिर ब्लड बैंक है गाइस, है ना। तो इसको बोला जाता है साइन सिंबल से आप चीजों को पता लगा लेते हो। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों, है ना। तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द 6 मेजर एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट आर द 6 मेजर एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 6 जो है वो मेजर एलिमेंट्स है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा गाइस। एंड द फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी में जितना भी मूवमेंट्स होता है, सामने वाला अगर उसको देख के मैसेज ले लेता है तो उसको बोला जाता है काइनेसिस। काइनेसिस इज अल्टीमेटली और अदरवाइज नोन एज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज गाइस। तो सामने वाला अगर आपके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के मैसेज ले लेता है उसको बोला जाता है काइनेसिस गाइस। नेक्स्ट कम्स टू प्रॉक्सिमिस। प्रॉक्सिमिस का मतलब है सोशल डिस्टेंस। इसका मतलब है सोशल डिस्टेंस, आपको किसके साथ कितना डिस्टेंस से बात करना है
उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमिस गाइस। मतलब किसके साथ कितने लिमिट में बात करोगे और लिमिट क्रॉस होने पर क्या प्रॉब्लम आता है, और सोसाइटी में किसके साथ आप कितना बात कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने घर वालों के साथ बात करते हो तो आप कुछ भी चीजें बिना फिल्टर लगाए बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो कुछ ना कुछ फिल्टर लगा लेते हो गाइस। क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ देयर इज अ स्पेस बिटवीन पीपल टू पीपल एंड सोसाइटी लेवल टू लेवल, है ना। तो जब आप कोई भी फिल्टर लगा के दूसरों के साथ बात करते हो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तो उसको बोला जाता है गाइस प्रॉक्सिमिस। नेक्स्ट कम्स टू क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स इज अदरवाइज नोन एज स्टडी ऑफ टाइम। इसका मतलब है आप पंक्चुअल हो या इम्पंक्चुअल हो, उससे पता चल जाएगा। आप बोलोगे नहीं कि मैं पंक्चुअल हूं, मैं इम्पंक्चुअल हूं, लेकिन आपके टाइम सेंस से, आपके जाने आने के समय से दूसरों को पता चल जाता है कि आप पंक्चुअल हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लास शुरू होता है 9 बजे और हमेशा आप 9:15 या 9:15 बजे पहुंचते हो, तो इससे ये आप मैसेज दूसरों को देते हो तो आप इम्पंक्चुअल हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो, लेकिन दूसरे उससे मैसेज ले लेते हैं गाइस। तो इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ टाइम। और आपके समय ज्ञान से दूसरों को आपका जो है पर्सनालिटी पता चलता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है दोस्तों। नेक्स्ट कम्स टू हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज अदरवाइज नोन एज स्टडी ऑफ टच। ये जो है आपको ये जो है आप मैसेज देते हो, आपका चरित्र कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, टच जो है वो 2 प्रकार का होता है, गुड टच एंड बैड टच। अगर आप दूसरों को गुड टच देते हो तो आपका इंटेंशन सही है दोस्तों। अगर आप दूसरों को बैड टच देते हो तो आपका इंटेंशन वो इंसान के लिए खराब है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को टच करने से मैसेज पता चल जाता है कि आप सही टच कर रहे हो या गलत टच कर रहे हो। ठीक है गाइस, अगर इसके ऊपर डिटेल जानकारी आपको जानना है तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है दोस्तों, वहां पे जाइए और वीडियो देखिए और मैसेज लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकैलिक्स। वोकैलिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ पैरालैंग्वेज, स्टडी ऑफ योर वॉइस, स्टडी ऑफ योर टोनैलिटी। आपके टोन ऑफ वॉइस को देख के, आपके टोन ऑफ वॉइस को सुन के अगर दूसरा जज कर लेता है कि आपके दिमाग में कौन सा इमोशन चल रहा है, तो इसको बोला जाता है वोकैलिक्स दोस्तों। जैसे कि अगर आप गुस्सा हो, ऑटोमेटिकली आपका वॉइस जो है वो रेज हो जाएगा, और रेज होते ही सामने वाले को पता चल जाएगा या फिर आप गुस्से में हो, या फिर आपको वो चीज पसंद नहीं आया, या फिर आप इरिटेशन में हो। तो आपको बताना नहीं होता है कि आपके दिमाग में क्या इमोशन चल रहा है, लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है ना। तो इसको बोला जाता है टोनैलिटी, टोन ऑफ योर वॉइस। एंड थ्रू टोन ऑफ योर वॉइस पीपल कैन परसीव व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, दैट इज नोन एज हैप्टिक्स। सो इसको मिला के हमारा पहला मॉड्यूल का हर एक सवाल मुझे लगता है मैंने कवर किया, और ये मैसेज आपको समझ में आएगा, और ये मैसेज जो है आपके लिए वेरी मच हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम लिखने के लिए और पूरा मॉड्यूल समझने के लिए दोस्तों। तो वीडियो देख के जरूर फीडबैक देना, मुझे अच्छा लगेगा। आपके लिए कंटेंट मैं बहुत दिल से बनाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैसेज करना, और एग्जाम से पहले इसको डेफिनेटली देखना, आपको हर एक चीज का क्लैरिटी मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें मैंने हर चीज कवर किया है, और आप कोई भी सवाल आए तो उसको अटेम्प्ट ले सकते हो, है ना। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का हर चीज का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर डाउट क्लियर हो गया है, जल्दी से जाओ और नोट्स उठाओ, पढ़ना शुरू करो, एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करो, और अगर अच्छा मार्क्स मिले तो डेफिनेटली कमेंट में आके जरूर बताना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। Thank you so much for liking the content. If you like the content, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get second module updates in your list. Thank you so much guys. Signing off. Bye.